नमस्कार। आज हम कानून के एक बहुत ही ज़रूरी और सच कहूँ तो काफ़ी दिलचस्प सिद्धांत को समझने वाले हैं। इसका नाम है योगदायी उपेक्षा, या जिसे अंग्रेजी में कॉन्ट्रिब्यूटरी नेग्लिजेंस कहते हैं। हम इसके पूरे सफ़र को देखेंगे कि ये आखिर है क्या, कैसे ये शुरू हुआ और समय के साथ इसमें क्या क्या बड़े बदलाव आए। चलिए शुरू करते हैं। तो आज का हमारा सबसे बड़ा सवाल यही है, व्हाट इज मेंट बाय कॉन्ट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस एंड इट्स लास्ट अपॉर्चुनिटी रूल, यानी योगदायी उपेक्षा और उसके अंतिम अवसर के नियम से क्या तात्पर्य है। इस पूरे विश्लेषण में हम इसी एक सवाल की तह तक जाएंगे और कोशिश करेंगे कि इसे बिल्कुल आसान भाषा में समझ सकें। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि ये योगदायी उपेक्षा का मतलब क्या है। देखिए, जब कोई हादसा होता है तो हम सोचते हैं कि किसी एक की गलती होगी, पर कई बार ऐसा भी होता है कि जिस इंसान को चोट लगी है या नुकसान हुआ है उसकी भी थोड़ी बहुत गलती होती है। तो बस सीधे शब्दों में कहें तो जब कोई व्यक्ति, जिसे कानून की भाषा में वादी कहते हैं, किसी दूसरे व्यक्ति यानी प्रतिवादी की लापरवाही से हुए नुकसान के लिए केस करता है, लेकिन उस नुकसान में उसकी खुद की भी लापरवाही शामिल होती है, तो उसे ही योगदायी उपेक्षा कहते हैं। मतलब नुकसान के लिए एक नहीं बल्कि दोनों ही पार्टियां कुछ हद तक जिम्मेदार हैं। कानून के एक बहुत बड़े विशेषज्ञ हुए हैं अंडरहिल। वो इसे और भी साफ करते हैं। उनके हिसाब से वादी को योगदायी उपेक्षा का दोषी तब माना जाता है जब वो अपनी खुद की सुरक्षा के लिए वो सामान्य सावधानी नहीं बरतता जो किसी भी आम समझदार इंसान को बरतनी चाहिए, और उसकी इसी चूक की वजह से नुकसान बड़ा हो जाता है या हो जाता है। इसका सीधा सा मतलब है कि कानून आपसे ये उम्मीद करता है कि आप दूसरों से तो सावधानी की उम्मीद रखें, पर खुद की सुरक्षा का भी ध्यान रखें। रतनलाल के अनुसार ये वादी की वो लापरवाही है जो उसे हुई चोट का निकटतम कारण यानी प्रॉक्सिमेट कॉज होती है। अब ये जो शब्द है ना, निकटतम कारण या प्रॉक्सिमेट कॉज, ये कानून में बहुत ज्यादा मायने रखता है। इसका मतलब है नुकसान का सबसे सीधा और मुख्य कारण। सोचिए कि घटनाओं की एक चेन है, तो अदालत ये देखती है कि उस चेन की कौन सी कड़ी सीधे तौर पर नुकसान से जुड़ी है। जो दूर के कारण है उन्हें नहीं, बल्कि जो सबसे करीबी कारण है उसे ही असली जिम्मेदार माना जाता है। योगदायी उपेक्षा का ये जो पूरा सिद्धांत है, ये दो बहुत पुराने कानूनी सूत्रों पर टिका है। पहला सूत्र है इन जूरे नॉन रेमोटा कॉजा सेड प्रॉक्सिमा स्पेक्टाटर। अरे घबराइए नहीं, इसका सीधा सा मतलब यही है कि कानून केवल निकटतम कारणों पर ध्यान देता है, दूर के कारणों पर नहीं। मतलब चोट का डायरेक्ट कॉज क्या था। और दूसरा सूत्र है इन पारी डिलिक्टो पोटियोरेस्ट कंडिशो डिफेंडेंटिस। इसका मतलब है कि अगर दोनों पक्ष बराबर के दोषी हैं तो वादी मुकदमा नहीं जीत सकता। ऐसी सिचुएशन में प्रतिवादी की स्थिति ज्यादा मजबूत मानी जाती है। शुरुआत में इंग्लैंड का जो कॉमन लॉ था वो इस मामले में बहुत ही ज्यादा सख्त था। उस जमाने के नियम को हम सब कुछ या कुछ भी नहीं का नियम कह सकते हैं। इसके हिसाब से अगर ये साबित हो गया कि वादी की थोड़ी सी भी गलती थी, मान लीजिए सिर्फ 1% भी, तो उसे प्रतिवादी से कोई हर्जाना नहीं मिलता था, 0। उसकी वो छोटी सी गलती भी उसके पूरे केस को खत्म कर देती थी। आप सोच सकते हैं ये कितना कठोर नियम। तो फिर सवाल ये उठता है कि अदालतें ये तय कैसे करती थीं कि गलती किसकी है, और ये सब कुछ या कुछ भी नहीं वाला सख्त नियम कब लागू होगा। इसके लिए जस्टिस विलिस ने 3 बुनियादी नियम बनाए थे जिनका पालन किया जाता था। चलिए एक एक करके उन नियमों को देखते हैं। ये 3 नियम कुछ इस तरह थे। पहला, अगर दोनों पार्टियां बराबर की दोषी हैं तो वादी को कुछ नहीं मिलेगा, सिंपल। दूसरा, अगर नुकसान का सबसे करीबी और सीधा कारण वादी की अपनी ही गलती थी तब भी उसे कोई हर्जाना नहीं मिलेगा। और तीसरा नियम जो सबसे दिलचस्प है वो ये था कि अगर प्रतिवादी के पास दुर्घटना को टालने का आखिरी मौका था और उसने वो मौका गंवा दिया तो वादी अपनी गलती के बावजूद हर्जाना पा सकता था। अब इन नियमों को कुछ असली केस से समझते हैं, तब जाकर ये और भी क्लियर हो जाएंगे। पहले नियम यानी बराबर की गलती को समझने के लिए हम भारत का ही एक मामला देखते हैं, बॉम्बे बड़ौदा सेंट्रल रेलवे कंपनी बनाम द्वारकानाथ। इस केस में हुआ ये कि रेलवे ट्रैक के पास बहुत सारी सूखी घास जमा थी और ठीक बगल में ही वादी का खेत था जहां भी सूखी घास थी। अब ट्रेन के इंजन से एक चिंगारी उड़ी और उसने दोनों जगहों पर आग लगा दी। कोर्ट ने माना कि हाँ, रेलवे की गलती तो थी कि उसने अपनी जमीन साफ नहीं रखी, लेकिन कोर्ट ने ये भी कहा कि वादी भी उतना ही दोषी है क्योंकि उसे ये बात अच्छी तरह पता थी कि इंजन से चिंगारियां निकलती हैं, फिर भी उसने अपने खेत को बचाने के लिए घास नहीं हटाई। नतीजा, अदालत ने दोनों को बराबर का दोषी ठहराया और वादी का दावा खारिज कर दिया। तो इस केस से ये साफ होता है कि अगर गलती बराबर की है तो पुराने कानून के तहत कोई मुआवजा नहीं मिलता था।
अब दूसरे नियम को समझने के लिए एक बहुत पुराना और क्लासिक इंग्लिश केस देखते हैं, बटरफील्ड बनाम फॉरेस्टर। ये मामला दिखाता है कि कैसे वादी की अपनी लापरवाही ही उसे हर जाने से दूर कर सकती है। इस मामले में प्रतिवादी ने गैर कानूनी तरीके से सड़क के बीच में एक खंभा लगा दिया था। अब वादी साहब शाम के समय बहुत तेजी से घोड़ा दौड़ाते हुए आए और सीधा उस खंभे से टकराकर घायल हो गए। अब देखा जाए तो खंभा लगाना तो साफ तौर पर प्रतिवादी की गलती थी, लेकिन अदालत ने पाया कि उस समय दिन की इतनी रोशनी थी कि वो खंभा 100 गज की दूरी से भी साफ दिख सकता था। अगर वादी सामान्य रफ्तार से और सावधानी से घोड़ा चला रहा होता तो वो आराम से खंभे से बच सकता था। इसलिए अदालत ने कहा कि दुर्घटना का निकटतम कारण वादी की अपनी लापरवाही और तेज रफ्तारी थी और उसे कोई मुआवजा नहीं मिला। अगर ये जानकारी आपको इस मुश्किल विषय को समझने में मदद कर रही है तो प्लीज इस प्रस्तुति को एक लाइक जरूर दें। आपके समर्थन से हमें ऐसे और जानकारीपूर्ण विश्लेषण बनाने की प्रेरणा मिलती है। अब तक हमने देखा कि कानून कितना सख्त था। एक छोटी सी गलती भी वादी को खाली हाथ लौटा सकती थी। लेकिन अब हम इस सिद्धांत के इतिहास के सबसे बड़े टर्निंग पॉइंट पर आते हैं। एक ऐसा केस जिसने इन कठोर नियमों की दिशा ही बदल दी। और मजे की बात यह है कि ये एक गधे से जुड़ा मशहूर मामला है। ये ऐतिहासिक मामला है डेविस बनाम मान, जो साल 1842 में तय हुआ था। इसी एक केस ने अंतिम अवसर के नियम यानी लास्ट अपॉर्चुनिटी रूल को जन्म दिया और कानून की किताबों में मजबूती से स्थापित कर दिया। तो कहानी कुछ यूं है कि वादी ने अपने गधे के अगले पैर बांधकर उसे एक संकरी सड़क पर चरने के लिए छोड़ दिया। हाँ, ये उसकी लापरवाही थी, इसमें कोई शक नहीं। थोड़ी देर बाद प्रतिवादी का नौकर बहुत तेज रफ्तार से घोड़ा गाड़ी चलाता हुआ आया और उसने उस बेचारे गधे को टक्कर मार दी, जिससे गधे की मौत हो गई। अब अदालत ने माना कि गधे को इस तरह सड़क पर छोड़ना वादी की गलती थी, लेकिन प्रतिवादी के नौकर के पास उस दुर्घटना को टालने का अंतिम और साफ अवसर था। अगर वह सामान्य गति से गाड़ी चला रहा होता तो वो गधे को समय पर देख लेता और आसानी से उसे बचा सकता था। क्योंकि उसने ऐसा नहीं किया, इसलिए प्रतिवादी को ही जिम्मेदार ठहराया गया। और यहीं से जन्म हुआ अंतिम अवसर के नियम का। ये नियम कहता है कि भले ही वादी ने पहले लापरवाही की हो, लेकिन अगर प्रतिवादी के पास नुकसान को रोकने का आखिरी साफ मौका था और उसने उस मौके का इस्तेमाल नहीं किया, तो वादी फिर भी हर्जाना पा सकता है। इस एक नियम ने पुराने सब कुछ या कुछ भी नहीं वाले कठोर सिद्धांत को नर्म बना दिया और न्याय को एक नया नजरिया दिया। तो इस ऐतिहासिक विकास के बाद आज का कानून कैसा है? क्या आज भी वही पुराने नियम लागू होते हैं? जवाब है नहीं। कानून सब कुछ या कुछ भी नहीं के सिद्धांत से बहुत आगे बढ़कर एक ज्यादा निष्पक्ष सिस्टम की ओर आ चुका है। और अगर आप इसी तरह कानूनी सिद्धांतों के विकास को और गहराई से समझना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। पुराने और नए कानून के बीच का फर्क जमीन आसमान का है। पुराने कॉमन लॉ में क्या था? वादी की 1% गलती का मतलब था 0% हर्जाना, खेल खत्म। लेकिन इंग्लैंड में लॉ रिफॉर्म एक्ट 1945 के आने के बाद सब कुछ बदल गया। अब हर्जाने की जो रकम होती है उसे वादी की गलती के अनुपात में कम कर दिया जाता है। मतलब साफ है, अगर आज किसी दुर्घटना में आपका 1 लाख का नुकसान हुआ और अदालत ये मानती है कि इसमें 30% गलती आपकी भी थी, तो आपको 70,000 रुपये का हर्जाना मिलेगा। आपकी गलती की वजह से आपका पूरा दावा खारिज नहीं होगा। तो आज का सिद्धांत है साझा जिम्मेदारी, साझा लागत। इसका सीधा सा मतलब है कि वादी का दावा उसकी अपनी गलती के कारण पूरी तरह से खारिज नहीं होता, बल्कि अदालत दोनों पक्षों की गलती का आकलन करती है और जिम्मेदारी को सही सही अनुपात में बांट देती है। ये न्याय करने का एक कहीं ज्यादा संतुलित और निष्पक्ष तरीका है जो आज दुनिया के ज्यादातर देशों में भारत सहित लागू होता है। अंत में हम ये कह सकते हैं कि योगदायी उपेक्षा का कानून सिर्फ किसी एक पर दोष मढ़ने के एक कठोर नियम से विकसित होकर जिम्मेदारी को बांटने की एक ज्यादा न्यायसंगत प्रणाली बन गया है। ये हमें दिखाता है कि कैसे कानून कोई पत्थर के लकीर नहीं है, बल्कि ये समाज की बदलती जरूरतों और न्याय की गहरी समझ के साथ खुद को बेहतर बनाने के लिए लगातार विकसित होता रहता है।